स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं पॉलिसी वॉच एंड वी विल बी 2 बिलियन बाय 2068। जी हाँ, ये कह रहे हैं यूनाइटेड नेशंस। हमारे यहाँ पर सेंसस 2021 को ही होनी थी, हुई नहीं। 2022 में भी नहीं हुई। एंड बिकॉज ऑफ दैट प्यू जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक थिंक टैंक है यूएस की, उन्होंने अपना रिपोर्ट्स पॉपुलेशन के मद्देनज़र, इंडिया के पॉपुलेशन के मद्देनज़र निकाला है और आज हमारा डिस्कशन उसी एवज में है। दे ऑल्सो टॉक अबाउट द वे डिफरेंट कम्युनिटीज़ आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन इंडिया, कि हिंदूज़ की पॉपुलेशन किस तरीके से बढ़ रही है, मुस्लिमों की किस तरीके से, सिखों, पारसियों, जैनियों एक्सेट्रा। सो वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट। वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट इंडियाज़ डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसे बढ़ रहा है आगे 2100 तक कि हमारी पॉपुलेशन प्रोजेक्शन किस तरीके से रहेगी और हम चाइना और यूएस से कैसे यंग हैं और आगे भी यंग रहेंगे, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। सो लेट अस बिगिन विथ आवर रिपोर्ट। नाउ ये रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस बेसिस पे कि ये हमें कहता है दैट बाय 2068 हम 2 बिलियन के पॉपुलेशन को क्रॉस कर जाएंगे, प्रोवाइडेड वी गो विथ हाई वेरिएंट। यूनाइटेड नेशंस ने 3 प्रकार के प्रोजेक्शंस इंडिया के मद्देनजर देखते हुए दिए हैं। यानी कि अगर हम हाई डिग्री से बढ़े, जो अभी हमारी प्रेजेंट पॉपुलेशन है 140 करोड़। सो इस बेसिस पे 2023 से अगर हम आगे बढ़ते रहे और इसी क्रम में आगे बढ़ते रहे, सो हम 2 बिलियन क्रॉस करेंगे बाय 2068। अगर हमने अपनी फर्टिलिटी रेट कम कर दी, या जिसे हम कहते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट इज समथिंग दैट एन एवरेज प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ अ वुमेन, उनके एवरेज प्रोडक्टिव लाइफ में वो कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं, दैट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट। तो अगर हमने अपने प्रेजेंट टोटल फर्टिलिटी रेट में, यानी कि अभी वो फर्टिलिटी रेट 2.1 है, जिसे हम कहते हैं रिप्लेसमेंट लेवल पर, उसे अगर थोड़ा सा कम किया, सो हम मीडियम टर्म्स में 1.5 बिलियन रहेंगे बाय 2100। और अगर और भी कम कर दिया, यानी कि 1.5 के आसपास रहे, सो वी विल इन फैक्ट लोअर आवर प्रोपोर्शंस, वी विल लोअर आवर पॉपुलेशन और 1 बिलियन पे आ जाएंगे। नाउ ये 3 टाइप के प्रोजेक्शंस हैं, ये भविष्य के गर्भ में है। ये गवर्नमेंट की स्कीम्स के ऊपर भी डिपेंड करता है और गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली इंडियन गवर्नमेंट, फैमिली प्लानिंग में, भारतीयों के फैमिली प्लानिंग में एक कोअर्सिव हस्तक्षेप नहीं करती है। यानी कि वो कोई दंडात्मक नियम नहीं अपनाती है, वो लोगों को ये स्वतंत्रता देती है कि वो अपने फैमिली को ठीक तरीके से प्लान कर सके। सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी विल सी। इसके बाद में जो और सबसे अच्छी बात है, हमारे लिए सबसे अच्छी न्यूज़ है कि आज भारत में जो हमारी पॉपुलेशन है, 40% वो पॉपुलेशन है जो 25 से नीचे है, जो 25 साल से नीचे की है। अगर आप इस ग्राफ को देखें, सो अंडर 25 इज 42%। 25 साल से नीचे की जो पॉपुलेशन है वो 42% है। लेकिन जो 25 to 64 है, जिनके ऊपर ज़्यादा फैमिली चलाने, कमाने का दारोमदार रहता है, वो आज भी 50% है। यानी कि भारतीय समाज काफ़ी यंग है। सिंपली कहने का मतलब ये है 65 और उनसे ज़्यादा वर्ष के लोग आज भी 7% के आसपास हैं। सो वी आर अ फेयरली यंग पॉपुलेशन। एक और चीज़ जो मैं आप यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा वो ये है कि देखिए, अंडर 25 का मतलब ये होता है कि 1 साल से लेके 25 साल तक, 0 से लेके 25 साल तक की उम्र का। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 0 से लेके 18 तक को डिपेंडेंट मानती है। यानी कि 0 से लेके 18 वर्ष तक के जो भी व्यक्ति हैं वो अपने परिवार पर डिपेंडेंट है। लेकिन 18 से ऊपर अगर आप इस एज को जोड़ दें, तो आज भी हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन एट अराउंड 70% है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इससे हम अपनी ही नहीं बल्कि विश्व इकोनॉमी को बहुत अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। इस पर एक और चीज़ जो जोड़ी जानी चाहिए वो ये है कि चाइना में और यूएस में मीडियन पॉपुलेशन, या जिसको हम कहते हैं एवरेज पॉपुलेशन, वहाँ पर 38 और 39 है। बट हमारे यहाँ पे एवरेज पॉपुलेशन, अगर भारतीयों की एवरेज पॉपुलेशन देखी जाए, 28 साल, सबसे ज़्यादा आपको 28 साल या उनके आसपास के लोग भारत में मिलेंगे। सो दिस इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। बट इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं दैट वी विल डिस्कस इन द लास्ट स्लाइड। एक जो चीज़ ये रिपोर्ट काफ़ी अच्छे तरीके से बताती है वो ये कहती है कि सिर्फ आज ही नहीं बल्कि 2100 तक, यानी कि इस पूरे शताब्दी, इस पूरे सेंचुरी 21st सेंचुरी तक
भारत विश्व का सबसे यंग पॉपुलेशन ही रहने वाला है। जी हाँ, वो ये कहती है कि जो पॉपुलेशन 65 एंड ओल्डर है, यानी कि 65 प्लस है, वो 2100 तक जाकर सिर्फ 30% ही रहेगी, यानी कि 29% ही रहेगी। इसका मतलब क्या? बाकी के जो लोग होंगे, भारत में 70% जो लोग होंगे 2100 तक, 21st सेंचुरी के एंड तक, वो होंगे 1 से लेके 64 वर्ष की आयु तक, और उसमें भी 25 से लेके 64 होंगे 46%, ऑलमोस्ट 50% आप मान सकते हैं कि आप प्रोडक्टिव रहेंगे। इंडिया विल बी एक्सपोर्ट हाउस ऑफ एनर्जी, बट इसके साथ बहुत बड़ी चैलेंज भी है, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड, अगर आप भी इस डेमोग्राफिक डिविडेंड का पार्ट होना चाहते हैं, यानी कि सिर्फ आयु रखना और प्रोडक्टिव आयु रखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना और इकोनॉमी में अच्छे तरीके से अपना योगदान देना भी उतना ही जरूरी है। ये ही हमारे लिए चैलेंज है। और मैं जानता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग सरकार के साथ भागीदार बनकर, एक ऑफिसर बनकर, एक मान लीजिए आप सेना की भी तैयारी कर रहे हैं, उसके भी ऑफिसर बन सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर सिविल सर्विसेज में, सिविल ब्यूरोक्रेसी में काफ़ी युवाओं का रुझान रहता है। मैनी पीपल वांट टू जॉइन दैट एंड वी नो दैट वी कैन हेल्प यू विद दैट। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि तैयारी के लिए आपको एक हाथ थामने की ज़रूरत है, और स्टडी IQ आपके लिए लाता है अफोर्डेबिलिटी विद क्वालिटी, दोनों चीज़ें। सो अफोर्डेबिलिटी का काम तो हम आपके लिए कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रीलिम्स ज़्यादा दूर नहीं है, 2023 की प्रीलिम्स मई में आने वाली है, और मई की प्रीलिम्स के लिए आप कैसे तैयार होंगे? हाउ विल यू बी एबल टू स्टैंड विद दैट? डोंट वरी विद दैट। अगर आपको लगता है कि सर करंट अफेयर्स हम कैसे इतने दिनों में तैयार कर देंगे, विद इन 90 days वी विल गिव यू स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की किताब हम आपको खुद देंगे, यू डोंट हैव टू कंपाइल द नोट्स, ऑल यू हैव टू डू इज रिवाइज। स्टैटिक पूरा का पूरा सिलेबस UPSC का 90 दिनों में कंप्लीट करने की गारंटी हम लेते हैं, बिकॉज दीज आर द 6th बैच, इफ यू कैन अंडरस्टैंड। 5 बैचेस सक्सेसफुली लॉन्च हो चुके हैं एंड द एडमिशंस आर क्लोजिंग सून इनफ, सो अंडरस्टैंड दैट थिंग वेरी डियरली। और साथ ही साथ कंसेप्चुअल लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की क्लैरिटी हम आपको अपनी क्लासेस में देते हैं। हर दिन 3 से 4 घंटे की क्लासेस होंगी, और क्लासेस के बाद अगर आपका ये सवाल है कि सर टेस्ट्स का क्या होगा, तो उसके लिए भी डोंट वरी, क्लासेस के बाद क्लासेस से ही डेडिकेटेड टेस्ट पेपर्स आपको 24 घंटे के अंदर सॉल्व करने होंगे। सो बाय द टाइम आप 90 दिनों के बाद 1000 से ज़्यादा MCQ सॉल्व कर चुके होंगे। साथ ही साथ यू विल बी थरो विथ योर स्टैटिक। करंट अफेयर्स की किताब आपको पहले ही मिलेगी जब आप ज्वाइन करेंगे। सो आपको देरी क्या है? आपको अगर डर नहीं है, हमें भी कोई डर नहीं है। वी आर देयर टू होल्ड योर हैंड एंड गो टूवर्ड्स टिल द लास्ट रेस पॉइंट। दैट इज वन थिंग, बट यू हैव टू यूज द कोड ASHLIVE। अगर आप कोड नहीं यूज करेंगे, यू विल बी पेइंग मोर। अगर आप लेस पे करना चाहते हैं, डिस्काउंट पाना चाहते हैं, यूज द कोड ASHLIVE, अदरवाइज यू विल नॉट गेट दैट डिस्काउंट। ऑल्सो प्लीज अंडरस्टैंड कि अगर आप फाउंडेशनल कोर्सेज भी प्रिपेयर करना चाहते हैं, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन फाउंडेशनल कोर्सेज। अगेन सेम कोड आपको यूज करना है, आपको भारी से भारी डिस्काउंट मिल सकता है। बट अंडरस्टैंड, हम क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। डिस्काउंट तो हम जानते हैं, या अफोर्डेबिलिटी हम जानते हैं कि भारत में रह रहे कोने कोने में लोगों को तैयारी करना है, और उसके लिए हम तत्पर हैं, लेकिन साथ ही साथ हम अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। सो अंडरस्टैंड, अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते, अपने घर से तैयारी कर रहे हैं, तो आप कुछ मिस आउट नहीं करेंगे until and unless you go with study IQ. So use that code, avail the discount, see the difference for yourself. आगे आते हैं, आगे की कहानी, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि काफ़ी लोगों के जहन में ये सवाल रहता है कि सर मुस्लिम ग्रुप्स कैसे आगे बढ़ रहे हैं, या हिंदू ग्रुप्स किस तादाद में जो है वो बढ़ रहे हैं, या अदर माइनॉरिटीज़ किस तादाद में जो वो बढ़ रहे हैं। प्यू ने NFHS की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये आंकड़े आपके सामने लाए हैं। नाउ NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5th इटरेशन है ये, और इसमें नेशनल मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर ये सर्वे कराती है। इसी सर्वे को आधार बनाते हुए उन्होंने मुस्लिम्स, हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख्स एंड जैन्स के टोटल फर्टिलिटी रेट के हिसाब से आंकड़े निकाले हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट, अगेन इफ आई रिपीट फॉर यू, कि एक विमेन की प्रोडक्टिव एजेस में वो ऑन एन एवरेज कितने बच्चे जन्म देती हैं। नाउ मुस्लिम्स के टोटल फर्टिलिटी रेट एट अराउंड 1992 वर अराउंड 4.4, तो
4.4 बच्चे ऑन एन एवरेज पैदा हो रहे थे। बट अगर आप हिंदूज के एवरेज को देखें 92 में 3.3 था, सो ऑब्वियसली उनसे कम था। बट नाउ इफ यू कम टू 2019, आप 2019 की टोटल फर्टिलिटी रेट को देखें अमॉन्ग मुस्लिम्स, तो ये 2.4 है। ठीक है, सो 2.4 दैट मीन आप कह सकते हैं कि 10 औरतें जो हैं वो 24 बच्चे पैदा कर रही हैं, सो समथिंग लाइक दैट। बट अमॉन्ग हिंदूज यू विल सी इन 2019 10 औरतें जो हैं वो 19 बच्चे पैदा कर रही हैं। सो यू कैन सी कि ट्रेंड डिक्लाइनिंग दोनों में है, अमॉन्ग हिंदूज ऑल्सो, अमॉन्ग मुस्लिम्स ऑल्सो, और ये लगभग अब एक लेवल पर आ रहा है। ऑन एन एवरेज भारत की ऑल विमेन टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.1 पर पहुंची है, जिसे हम कहते हैं टोटल रिप्लेसमेंट रेट। सो दे आर ग्रोइंग एट एन ऑलमोस्ट कंफर्टेबल पेस। हिंदूज उतने ही तादाद में बढ़ रहे हैं जितने तादाद में मुस्लिम्स बढ़ रहे हैं, और ये घटने की क्रम में है। दिस इज गोइंग ऑन एन डिक्रीजिंग लेवल। क्या ये ठीक है? ऑब्वियसली रिप्लेसमेंट लेवल से कम नहीं होना चाहिए, रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 होता है, बट आप देख रहे हैं कि उसी ट्रेंड में भारत की सारी माइनॉरिटीज एज वेल एज मेजॉरिटीज जो हैं वो जा रही है। लेकिन मुस्लिमों से ज़्यादा चिंता भारत के दूसरे माइनॉरिटीज के बारे में ये रिपोर्ट करती है, पर्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू, अगर आप सिखों को देखें और जैन्स को देखें, इनकी टोटल फर्टिलिटी रेट 1.6 पे आ पहुंची है, और ये काफ़ी चिंताजनक है। सो 2019 में टोटल फर्टिलिटी रेट अमॉन्ग सिख इज 1.6, यानी कि 10 औरतें जो हैं वो 16 बच्चे पैदा कर रहे हैं। नाउ दैट इज वेरी डेंजरस बिकॉज ये टोटल रिप्लेसमेंट भी नहीं करता है, राइट? टोटल रिप्लेसमेंट इज 2.1। इफ यू विल सी अमॉन्ग जैन्स की पॉपुलेशन में 1.2 तक पहुंच चुका था टोटल फर्टिलिटी रेट 2015 में, और 2019 में ये 1.6 पे अब थोड़ा सा बढ़ा है। पारसियों की बात अगर हम करें, जिनके बारे में इस रिपोर्ट में नहीं लिखा गया है, पारसियों की जनसंख्या और भी एमिसिमली लो है। सो भारत के माइनॉरिटीज में सबसे ज्यादा एक्चुअली चिंता की जानी चाहिए बुद्धिस्ट्स, जैन, सिख, पारसीज एक्सेट्रा की। फॉर एग्जाम्पल पारसियों के ऊपर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम्स जियो पारसी का लॉन्च ऑलरेडी कर दिया है, सो दैट इज ऑल्सो देयर। अब आते हैं स्टेट्स के ऊपर कि स्टेट्स अपनी जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ा रही हैं। ज़्यादातर रिपोर्ट्स में या एनसीईआरटीज में आप ये देखेंगे कि भारत की उत्तरी राज्य जो हैं वो दक्षिणी राज्य से ज़्यादा पॉपुलस हैं, ज़्यादा वहाँ पर जनसंख्या है नाउ, और जनसंख्या बढ़ भी रही है ज़्यादा तौर पर, और ये हमारे लिए एक ट्रेंड को रिपीट करने जैसा है कि ये ट्रेंड पहले भी था और आज भी है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश को देख लें, जो भारत का सबसे पॉपुलस स्टेट है, वो पिछले 10 साल में 20% के हिसाब से बढ़ा है, या राजस्थान 21% से, या जम्मू कश्मीर 23% से। एक राज्य जिसके बारे में जानकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि वो पॉपुलस स्टेट नहीं था, फिर भी अरुणाचल प्रदेश 26% के हिसाब से पिछले 10 साल में आगे बढ़ा है। लेकिन अगर आप भारत के दक्षिण राज्यों को देखें, जैसे केरल, तमिलनाडु या इवन आंध्र प्रदेश, ये सब 15% से कम के दर पर पिछले 10 साल में बढ़े हैं। इनका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं विथ देयर रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट्स। यूपी पार्लियामेंट में 80 सीट्स देता है इन लोकसभा, या अगर आप महाराष्ट्र को देखें जो 16% के हिसाब से बन रहा है, जो उतना ही बड़ा है या उससे बड़ा है, वो 48 सीट्स देता है। राजस्थान 21 सीट्स देता है। सो आप समझ सकते हैं कि जितनी पॉपुलेशन कम है, शायद ये फैमिली प्लानिंग के लिए और स्टेट स्ट्रक्चर और स्टेट रिसोर्सेज के लिए ठीक है, लेकिन उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस के लिए ठीक नहीं है। और इसी बात के बारे में हमारे दक्षिण राज्य कंप्लेंट्स भी किया करते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, जिन्होंने अपने पॉपुलेशन रेट को कम किया है, गरीबी की संख्या को काबू किया है, और कमेंडेबल जॉब बताना चाहिए फॉर उड़ीसा। 14% की रेट से इन्होंने अपने पॉपुलेशन को बढ़ाया है, एंड ये पहले बिहार की कैटेगरी में हुआ करता था, जो पर्टिकुलरली 25% के हिसाब से अपने आप को बढ़ा रहे हैं। बट नाउ उड़ीसा हैज़ डन वेरी कमेंडेबल जॉब इन फैमिली प्लानिंग, सो क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट इज़ ड्यू। आगे बढ़ते हैं, वी विल टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ सेक्स रेशियो। ये बार ग्राफ प्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से भारत में सेक्स रेशियो एट बर्थ को ट्रेस करता है। ये कहता है कि 105 बॉयज़ ओवर 100 गर्ल्स, ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन था सेक्स रेशियो का, और भारत में ये था। लेकिन जैसे ही भारत ने अबॉर्शन लीगलाइज किया इन 1971 और प्रीनेटल टेस्टिंग्स जब अवेलेबल हुए, सेक्स रेशियो बढ़ने लगा। यानी कि
फीमेल्स के अनुपात में मेल्स की तादाद भारत में बढ़ने लगी और ये बढ़ती चली गई जब अल्ट्रासाउंड भी अवेलेबल हुआ इन 1980s। 2010-12 के बीच में ये पीक हो जाता है, यानी कि 111 लड़कों के प्रति सिर्फ 100 लड़कियां एट बर्थ। ये भारत के लिए सबसे चिंताजनक था। 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की शुरुआत होती है एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप देखते हैं कि प्लेटो सीधा गिरता है और ये हमारे लिए अच्छी खबर है। बट फिर भी आप देख रहे हैं 2019-20 का प्रोजेक्शन 108 सेक्स रेशियो एट बर्थ 108 है, जिसे और कम होना चाहिए, लेकिन शुक्र की बात यह है, अच्छी बात यह है कि ये कम हो रहा है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग दैट हैपेंस। लास्टली एक चीज़ और जो लोगों को काफ़ी परेशान करती है कि भारत में आ रहे लोगों की संख्या ज़्यादा है, शायद जा रहे लोगों की संख्या नहीं है। प्यू रिपोर्ट इसका खंडन करती है। प्यू रिपोर्ट ये कहती है कि भारत को छोड़ने वाले लोगों की जनसंख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है बतौर आने वाले लोगों के लिए। आप ये बार ग्राफ देख रहे हैं, ये बार ग्राफ जो नीचे जाता है वो ये बताता है कि कितने लोग भारत को छोड़ रहे हैं, और जो बार ग्राफ ऊपर जा रहा है या ऊपर की जो बार ग्राफ्स हैं, ऊपर के जो पिलर्स हैं, वो ये बताता है कि भारत में कितने लोग आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1975 के समय में देखेंगे, बार ग्राफ ऊपर है। दिस इज एक्सप्लेनेबल बिकॉज 1971 में हमने बांग्लादेश लिबरेशन वॉर लड़ा और उसकी वजह से भारत में रिफ्यूजीज आए। इनफैक्ट जब जब आप देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ पॉलिटिकल घटनाएं हो रही हैं, भारत में रिफ्यूजीज आ रहे हैं, लेकिन भारत छोड़ने वालों की जनसंख्या को अगर आप देखें वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल लिटरली फ्रॉम 2000 टू 2015, 16, 17 भारत को छोड़ने की जनसंख्या जो थी वो 8 लाख से ऊपर थी। हालांकि 8 लाख एक छोटा आंकड़ा है इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पॉपुलेशन एज बिग एज इंडिया, लेकिन ये जनसंख्या जो भारत को छोड़ रही है, दे आर नाउ गोइंग फॉर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज। ये ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, जापान, इन सारे देशों में जा रहे हैं। और भारत में आने वालों की संख्या अगर हम आप कहें ज़्यादा नहीं है, 1 लाख के आसपास हैं। सो भारत में जो लोग आ रहे हैं दे आर कमिंग फ्रॉम अफ्रीकन स्टेट लाइक मोजाम्बिक, केनिया, तंजानिया, साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा। सो ये हमारे लिए उतनी चिंताजनक बात नहीं है। दिस इज़ द नॉर्मल ट्रेडिशन दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन इन इंडिया। फाइनली व्हाट आर द चैलेंजेस, कि भारत में इस रिपोर्ट के बाद ऐसी क्या चैलेंजेस हैं जो हमारे सामने समक्ष हैं। सबसे पहला, हमने सेंसस नहीं करवाया। वी आर लेट एट कंडक्टिंग सेंसस। अगर सेंसस नहीं होता है, अंडरस्टैंड कि इससे जुड़े आंकड़े हमारे पास नहीं आते हैं और हम पॉलिसीज नहीं बना सकते। सेकेंड, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होना चाहिए। हम जितने बड़ी जनसंख्या की बात कर रहे हैं, जो कमाऊ जनसंख्या होगी उसके शिक्षा के साधन, उसके नौकरी के साधन और साथ ही साथ उनके हेल्थ के साधन अगर हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, अगर ये 3 चीज़ें हम प्रोवाइड नहीं करेंगे तो समाज में बढ़ेगी क्राइम, समाज में बढ़ेगी आपदा, समाज में बढ़ेगा ह्यूमन रिलेटेड इनइक्वालिटीज़। फॉर एग्जाम्पल इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ। कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हो सकते हैं, बहुत सारी जनसंख्या के पास पैसे कम हो सकते हैं। दिस इज़ नथिंग बट अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। सो हमारी बढ़ती जनसंख्या और कमाऊ जनसंख्या को अगर हम काम पर नहीं लगाएं, अगर हम अच्छी शिक्षा नहीं दे सके, अगर हम अच्छे हेल्थ नहीं दे सके, तो ये हमारे लिए विनाशक भी हो सकती है। फाइनली, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। भारत में 27 बच्चे आज भी प्रति 1000 बर्थ्स पर, यानी कि 1000 डिलीवरीज पर 27 बच्चे आज भी मर रहे हैं। हालांकि हमने इस ट्रेंड को कम किया है। जी हाँ, ये प्रतिशत बहुत ज़्यादा थी, 35 थी, लेकिन हमने इसे कम किया है। भारत में निपुण भारत स्कीम जो है या नेशनल न्यूट्रिशन मिशन जो है वो चल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ वेलफेयर के तहत या मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के तहत। बट फिर भी हम इन आंकड़ों में श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी नीचे हैं। जी हाँ, चाइना और यूएस से जिससे हम कंपीट करते हैं, वहाँ पे ये आंकड़े 6 और 7 हैं कि वहाँ पे 6 और 7 बच्चे मरते हैं प्रति 1000 डिलीवरीज। लेकिन हमारे यहाँ पर अभी भी ये आंकड़े 27 हैं और इसे कम करने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फाइनली, सेक्स रेशियो को और भी हमें कम करना है। हमें नेचुरल लेवल पे लाना है 105, यानी कि 105 बॉयज़ फॉर 100 गर्ल्स। ये एक नेचुरल प्रोग्रेशन है जिसे हमें प्राप्त करना है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर अराउंड 108। फाइनली, वी नीड सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। आप जानते हैं कि बिहार जैसे स्टेट्स अब कास्ट सेंसस पे जा रहे हैं, यानी कि जाति जनगणना पर। लेकिन भारत सरकार जो है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करती है। जाति को गिनकर आपको सिर्फ समाज में जाति विशेष चीज़ पता चलती है।
जिससे हो सकता है धार्मिक या मानसिक या एवं जातिगत उन्माद फैले। लेकिन सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस करके आपको एक जाति से जुड़े उनके स्ट्रगल्स के बारे में भी पता चलता है, उनसे जुड़े इकोनॉमिक चैलेंजेस के भी बारे में पता चलता है। ये आंकड़े ज्यादा जरूरी हैं फॉर डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से। लास्टली, जो हमारी बड़ी जनसंख्या है उनको एम्प्लॉयमेंट पहुंचाना, उनको प्रोवाइड करना और साथ ही साथ उनको स्वावलंबी बनाना भी एक लॉन्ग टर्म चैलेंज है, जिसको अगर हम पूरा नहीं करते तो वो हमारे समाज के लिए ही खतरनाक हो सकती है। फाइनली, हम चाहते हैं कि इस रिपोर्ट से जुड़े और भी अगर तथ्य आप और कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, यू कैन डेफिनेटली कनेक्ट विद अस, यू कैन आस्क क्वेश्चंस, आई एम मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई ऑन इट। अगर आपको इस रिपोर्ट से जुड़े और आंकड़े चाहिए, आई विल शेयर इट ऑन द टेलीग्राम, यू कैन डेफिनेटली डाउनलोड दैट एंड यू कैन कनेक्ट विद अस। लास्ट में ये भी कहना चाहूँगा कि वो स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, पर्टिकुलरली मान लीजिए आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं और आपको फाउंडेशन कोर्सेज की नीड है, अगेन यूज़ द कोड ASHLIFE। आप कनेक्ट करिए, सिविल सर्विसेज से जुड़ी कोई भी प्रश्न हो उसे आप पूछ सकते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिप्लाई। हम चाहते हैं कि एक समाज, एक कम्युनिटी प्रिपेयर करने वाली जो है वो आके जुड़े और ऐसे सीरियस पॉलिसी मैटर्स पर जिस पर आप क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उस पर विचार विमर्श हो, चर्चा हो, उस पर डायलॉग्स एस्टैब्लिश हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग पॉलिसी वॉच। माय नेम इज आशीष। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर सजेशंस। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।